हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसकी हमने एक वीडियो कर ली थी। उसमें हमने इसके बेसिक चीज़ें और इसके जो संस्थापक थे आदि पुरुष थे हरिश्चंद्र, उनके बारे में देख लिया था। इसके बाद में हमने क्या देखा था उस वीडियो में? रजित के बारे में, उसके बाद नरभट्ट के बारे में। ठीक है, नरभट्ट के बारे में देख लिया था। अब इससे वंश के इंपॉर्टेंट शासक आने वाले हैं जिससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम शासक की बात करते हैं नागभट्ट। नागभट्ट प्रथम। ठीक है, नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम को क्या बोला जाता है? गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक। क्या बोला जाता है? वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक। और इसके संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र। और वास्तविक संस्थापक कौन है? नागभट्ट फर्स्ट। इसकी जब उपाधियों की बात करते हैं, इसको क्या क्या उपाधियां मिली या इसने क्या क्या उपाधियां धारण की, तो उसमें पहला नाम आता है नागावलोक। नागावलोक। इंद्र के दम का नाश करने वाला। इंद्र के दम का नाश करने वाला। क्षत्रिय ब्राह्मण। क्षत्रिय ब्राह्मण। राम का प्रतिहार। राम का प्रतिहार। आगे बात करते हैं इसकी उपाधियों की। तो इसकी उपाधि है मलेच्छों का नाशक। मलेच्छों का नाशक। नारायण की मूर्ति का प्रतीक। नारायण की मूर्ति का प्रतीक। ठीक है, इसकी उपाधियों की बात करें तो उपाधियां क्या क्या है? नागावलोक, इंद्र के दम का नाश करने वाला, क्षत्रिय ब्राह्मण, राम का प्रतिहार, मलेच्छों का नाशक, नारायण की मूर्ति का प्रतीक। ठीक है, जो राम का प्रतिहार है उपाधि, उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? इसके शासक है मिहिर भोज। कौन है? मिहिर भोज। उसका मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख से। ग्वालियर अभिलेख से आगे पढ़ेंगे मिहिर भोज के बारे में। इसका ग्वालियर अभिलेख का उससे जानकारी क्या मिलती है? राम का प्रतिहार। प्रतिहार शब्द का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? द्वारपाल, यानी कि राम का द्वारपाल। द्वारपाल कौन था? राम का प्रतिहार कौन था? लक्ष्मण। इसलिए इस शिलालेख से क्या जानकारी मिलती है कि ये लक्ष्मण के वंशज है। ठीक है, यहाँ पे एक आया मलेच्छों का नाशक। ये उपाधि इसको क्यों मिली? कि जो अरबी आक्रमणकारी थे उनसे युद्ध करके उनका दमन किया था। किसने? नागभट्ट फर्स्ट ने। इसलिए इसको क्या बोला गया? मलेच्छों का नाशक। जो मलेच्छों का शाब्दिक अर्थ होता है वो अरबी आक्रमणकारी से लिया गया है। किससे लिया गया? अरबी आक्रमणकारी से। तो इसका कहां से हो गया? अरबी आक्रमणकारियों का कार्यों का सफलतापूर्वक दमन करने के कारण, अरबी आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक दमन करने के कारण इसको क्या बोला गया? मलेच्छों का नाशक।
और राम का प्रतिहार की जानकारी हमें कहां से मिलती है? मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख से। ठीक है, ये हो गई इसकी उपाधियों की बात। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो उपाधि थी वो था नागवलोक। तो इसके दरबार को क्या बोला गया? इसके दरबार को नागवलोक का दरबार बोला गया। बोला जाता, हाँ ठीक है, क्या बोला जाता था? नागवलोक का दरबार। प्रतिहार वंश था, उसकी पहली राजधानी थी मंडोर। इसने क्या किया? इसने राजधानी बनाई भीनमाल को, भीनमाल जालोर, ठीक है, को राजधानी बनाई। किसको हरा के? जो चावड़ा जाति थी, चावड़ा जाति को हराकर इसने भीनमाल को अपनी राजधानी बनाई। देखो इसकी राजधानी की जो बातें हैं, सबसे पहले जैसे ये राजस्थान है, ठीक है, इसकी राजधानी थी मंडोर। इसके बाद में इसने बनाई मेड़ता कुछ दिन के लिए, और मेड़ता से आया फिर भीनमाल। ठीक है, पहले क्या थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी मंडोर। इसके बाद में इसने कुछ दिनों के लिए क्या बनाया? मेड़ता को। उसके बाद में किसको बनाया? भीनमाल को। तो एक सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसा कौन सा शासक है जिसने मेड़ता व उज्जैन को राजधानी बनाया? तो कौन सा शासक है? नागभट्ट। नागभट्ट फर्स्ट ने कुछ समय के लिए मेड़ता व उज्जैन को भी राजधानी बनाया। राजधानी बनाया, ठीक है। नागवत्स ने कुछ समय के लिए मेड़ता व उज्जैन को भी राजधानी बनाया। ये भीनमाल है। एक चीनी यात्री था सीयूकी, सॉरी हेनसांग, जिसने क्या ग्रंथ लिखा था? सीयूकी, ठीक है। उसने नरभट्ट को क्या बोला था? उसमें पेलोपेली। तो भीनमाल को उसने क्या बोला है? पीलो बोली। क्या बोला है? पीलो बोली। भीनमाल को क्या शब्द प्रयोग किया है? भीनमाल की जगह पीलो बोली, ठीक है, ये याद कर लेना। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? एक चावड़ा जाति, जो कि अब तक नहीं पूछे गए, तो ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन। चावड़ा जाति और पीलो बोली, ठीक है, यहां तक हो गया। आगे बात करते हैं नागभट्ट के बारे में। नागभट्ट के कोई पुत्र नहीं था, पुत्र नहीं था, तो इसलिए उज्जैन में एक यज्ञ का आयोजन किया, जिस यज्ञ को बोलते हैं हिरण्य गर्भधान यज्ञ, ठीक है। तो इसने क्या किया? उज्जैन में हिरण्य गर्भधान यज्ञ का आयोजन किया।
इसमें क्या है, इस यज्ञ के आयोजन के समय जो राष्ट्रकूट क्या था, राष्ट्रकूट जो वंश था उसका शासक था दंतीदुर्ग। कौन? दंतीदुर्ग। उसको भी आमंत्रित किया गया और वो इस यज्ञ में आया। क्या गया तथा राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग भी इस यज्ञ में शामिल हुए। इसका एक भतीजा था, क्या नाम था उसका? कुक या ककुक। आपको कई बुक में कुक मिलेगा और कई बुक में ककुक मिलेगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, अपने जो भतीजे थे ककुक को इसका विवाह दंतीदुर्ग की पुत्री भूमिका देवी से करवा दिया। ठीक है, किससे करवा दिया? दंतीदुर्ग की पुत्री भूमिका देवी से करवाया। ठीक है, ये तो हो गया नागभट्ट। नागभट्ट के बारे में महत्वपूर्ण चीजें, यह प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसके बाद में इसकी उपाधियां नागवलोक, इंद्र के दम का नाश करने वाला, राम का प्रतिहार, क्षत्रिय ब्राह्मण, मलेच्छों का नाशक, और उसके बाद में नारायण की मूर्ति का प्रतीक। ठीक है, इसने राजधानी किसको बनाया? भीनमाल को। किससे जीतकर? चावड़ा जाति से जीतकर। इसके बारे में और क्या आता है कि इसने मेड़ता और उज्जैन को भी कुछ समय के लिए राजधानी बनाया, जो कि सेकंड ग्रेड में आ चुका है। ठीक है, इसके बाद में इसने उज्जैन में हिरण्य गर्भदान यज्ञ आयोजित किया, जिसमें राष्ट्रकूट नरेश कौन सा आया? दंतीदुर्ग। ठीक है, दंतीदुर्ग आया। इसके बारे में बात करें तो इसने अपने भतीजे का विवाह किससे किया? दंतीदुर्ग की पुत्री भूमिका देवी से। ठीक है, यहां तक हो गया। अब बात करते हैं अगले शासक की। इसका जो अगला शासक है वो कौन है? ककुक या कुक। इसके बारे में एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्या? इसने मंडोर में विजय स्तंभ लगवाया। महाराणा कुंभा ने भी विजय स्तंभ लगवाया था, पर इससे पहले किसने लगवाया? ककुक ने लगवाया था। अब आप कहोगे कि सबसे पुराना यही है क्या राजस्थान का? नहीं, ये सबसे पुराना नहीं है, इससे पुराना और है विजय स्तंभ। वो किसका है? समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का, जिसको क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन। ठीक है, समुद्रगुप्त का कहां पर है? भरतपुर के अंदर। तो राज्य का सबसे प्राचीन क्या है? राज्य का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ। राज्य का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ कहां पर है? भरतपुर के अंदर। किसने लगवाया? समुद्रगुप्त ने। ककुक ने क्या किया? मंडोर में विजय स्तंभ लगवाया। ठीक है, ये हो गया ककुक। आगे बात करते हैं इसके इंपोर्टेंट शासक वत्सराज की। किसकी? वत्सराज की। पहले इसकी उपाधियों की बात कर लेते हैं। इसको क्या क्या उपाधि मिली है, क्या क्या धारण की इसने उपाधियां? तो पहले नाम आता है जयवरा, जय वराह। ठीक है, दूसरी है रणहस्तिन। दूसरी क्या? रणहस्तिन। इसको जयवराह उपाधि क्यों मिली? क्योंकि ये वैष्णव संप्रदाय,
संप्रदाय को संरक्षण प्रदान करता था, संरक्षण प्रदान करता था। इसको इसलिए इसको क्या उपाधि मिली? जयवरा की। क्या करता था? वैष्णव संप्रदाय को संरक्षण प्रदान करता था। ठीक है, इसके जो क्षेत्र था, राज्य क्षेत्र था, उसमें क्या था? वैष्णव संप्रदाय को ये संरक्षण प्रदान करता था, तो इसलिए इसकी उपाधि क्या पड़ी? जयवरा। अब रणस्थीन की बात करते हैं। जो मांडी राज्य है, तो मांडी राज्य को जीतने के कारण इसको क्या उपाधि मिली? रणस्थीन। रणस्थीन का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? रण का मतलब क्या होता है? युद्ध। युद्ध में हस्तीन मतलब गज या हाथी, गज या हाथी के समान। ठीक है, रणस्थीन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? युद्ध में गज या हाथी के समान। और जयवरा इसको क्यों मिली उपाधि? क्योंकि ये वैष्णव संप्रदाय को क्या करता था? संरक्षण प्रदान करता था, इसलिए इसको क्या उपाधि मिली? जयवरा। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, अब आते हैं कन्नौज की बात। जो कन्नौज क्षेत्र था, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो 8वीं 9वीं शताब्दी थी, 9वीं शताब्दी, उसमें कन्नौज क्या था? उसमें जो कन्नौज था वो वाणिज्य और व्यापार का केंद्र विकसित हो चुका था। क्यों हो चुका था? क्योंकि वो नदी के किनारे पे था, इसलिए वहां पर ज्यादा उपजाऊ मिट्टी थी, वहां पर फसल ज्यादा होती थी, इसलिए वो व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बन चुका था। तो उसके लिए किस किसने लड़ाई की? जो पश्चिम बंगाल के शासक थे, कौन से वंश के? पाल वंश के। और जो दक्षिण भारत के शासक थे, कौन? राष्ट्रकूट। और जो राजस्थान के शासक थे, कौन से? जो अपने प्रतिहार वंश है, इसके शासक। इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय जो संघर्ष था वो चला, और वो कितने साल तक चला? 100 साल तक, लगभग 100 वर्ष तक चला, जिसमें लास्ट में जो जीत किसकी हुई? गुर्जर प्रतिहार वंश की। अब उसके बारे में पढ़ते हैं कि वत्स राज है, उसके काल में कौन कौन से शासक थे और कैसे कैसे उनके बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, थोड़ा सा भारत का नक्शा बना लेते हैं। ठीक है, यहां पर होगा राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट का जो शासक था वो कौन था? ध्रुव प्रथम। ठीक है, यहां पर ये बीचों बीच हो गई कन्नौज। कन्नौज का शासक कौन था? इंद्रायुध। ठीक है, कौन था शासक? इंद्रायुध। ये हो गया पाल वंश। पाल वंश का शासक कौन था? धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल। और यहां पर हो गया प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश का शासक वत्सराज। ठीक है, पहले वत्सराज ने कन्नौज पे आक्रमण किया। ठीक है, कन्नौज पे आक्रमण किया तो कन्नौज में उसमें क्या हो गई? जीत हो गई, और कन्नौज की क्या हो गई? हार हो गई। इसके बाद में कन्नौज का जो शासक था इंद्रयुध, यह भागकर किसके पास गया? धर्मपाल के पास। किसके लिए? मदद के लिए। ठीक है, मदद के लिए गया। जैसे आज नहीं हो रहा वर्तमान समय में जापान, जैसे ये चाइना है, ये उत्तरी कोरिया, ये दक्षिणी कोरिया, और यहां पर जापान है। तो जब उत्तरी कोरिया परीक्षण करता है तो वो जापान वाले समुद्र में करता है, तो जापान बच के किसके पास जाता है? अमेरिका के पास, अमेरिका से मदद मांगने। ठीक है, वैसे ये क्या है कि जो कन्नौज शासक था इंद्रयुध, ये भागकर किसके पास गया? धर्मपाल के पास। किसने मेरे पास आक्रमण कर दिया और मेरी हार हो गई, आप मेरे को बचा लो। तो फिर पाल वंश धर्मपाल ने क्या किया? प्रतिहार वंश के वत्सराज पे आक्रमण किया, तो इसमें भी इसकी क्या हो गई? हार हो गई। ठीक है, ये भी हार गया और इसकी जीत हो गई। इसके बाद में ये ध्रुवपृष्ठ बैठ कर सब कुछ देख रहा था। इसके बाद में इसकी सेना कमजोर हो गई, दो युद्ध लड़ने के बाद इसकी सेना कमजोर हो गई,
तो इसने मौके का फायदा उठाते हुए इस पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद वत्सराज हार गया और इसकी क्या हो गई, जीत हो गई। ध्रुव जो प्रथम, इसकी क्या हो गई, जीत हो गई युद्ध में और वत्सराज हार गया। पहले वत्सराज ने क्या किया, कन्नौज पर आक्रमण किया, इंद्रायुध को हरा दिया। उसके बाद में इंद्रायुध भाग के किसके पास गया, धर्मपाल के पास। धर्मपाल ने फिर क्या किया, वत्सराज पर आक्रमण किया और वत्सराज फिर से जीत गया और धर्मपाल की क्या हो गई, हार हो गई। इसके बाद में ये देख के बैठ के देख रहा था आराम से कि भाई पहले आपस में लड़ ले उसके बाद मारो। तो ये फिर आया, तो आने के बाद इसने क्या किया, वत्सराज पे आक्रमण किया। वत्सराज की सेना कमजोर हो गई थी दो युद्ध लड़ने के कारण, इसलिए वत्सराज की हार हो गई और इसकी जीत हो गई। ठीक है, अगर इसको हम लाइनों में लिखें तो वो कैसे लिखेंगे, वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध तथा पाल वंश के शासक धर्मपाल को युद्ध में पराजित किया। ठीक है, यही मैंने सिखाया था, अभी बताया था आपको कि वत्सराज ने पहले कन्नौज पे आक्रमण किया, इंद्रायुध को हराया। उसके बाद जो धर्मपाल था उसने आक्रमण किया वत्सराज पे, खुद हार गया। ठीक है, तो वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध व पाल वंश के शासक धर्मपाल को युद्ध में पराजित किया। ठीक है, इसके बाद में क्या बताया था मैंने कि जो ध्रुव प्रथम था उसने आक्रमण किया वत्सराज पे और वत्सराज हार गया। तो क्या लिखेंगे इसमें, तथा वह राष्ट्रकूट नरेश का क्या नाम है, ध्रुव प्रथम से पराजित हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को हराया, उसके बाद में पाल वंश के शासक धर्मपाल को हराया। उसके बाद में क्या किया, राष्ट्रकूट नरेश ने, इसने ध्रुव फर्स्ट ने इस पर आक्रमण किया तथा यह पराजित हो गया। तथा वह राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव प्रथम से पराजित हो गया। यहां तक हो गया। आगे बात करते हैं, इसने जोधपुर के ओसिया में महावीर स्वामी का मंदिर बनाया। ठीक है, इसने क्या किया, जोधपुर के ओसिया में महावीर स्वामी का मंदिर बनाया, जो क्या है, जो पश्चिमी भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है। प्राचीनतम मंदिर किसका, महावीर स्वामी का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। इसने क्या किया, इसने जोधपुर के ओसिया में महावीर स्वामी का एक मंदिर बनवाया। ठीक है, वो महावीर स्वामी का मंदिर क्या है कि पश्चिम भारत का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। ठीक है, यहां तक हो गया। आगे बात करते हैं इसके दरबारी कवियों की। इसके दरबार में कौन कौन से कवि थे और उन्होंने कौन कौन सी रचना की। इसके दरबार में एक कवि थे उद्योतन सूरी और दूसरे कवि थे जिनसेन सूरी। कई बार बुकों से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 4
इस साइड में कवि या लेखक दे देते हैं, इस साइड में 4 बुक दे देते हैं और उनका मिलान करवाता है, या फिर पूछते हैं कि इनमें से कौन सा मिलान सही है, 1 2 2 3 4 5, इस तरीके से। ठीक है, तो उद्योतन सूर्य ने किसकी रचना की? कुवलय माला की, कुवलय माला की। और जिनसेन सूर्य ने हरिवंश पुराण की, हरिवंश पुराण। ठीक है, उद्योतन सूर्य की किसने रचना की? कुवलय माला की, और जिनसेन सूर्य ने हरिवंश पुराण की। जो वत्सराज का शासनकाल था, तो इसमें एक जो लेख है वली प्रबंध लेख, उसकी भी रचना हुई थी। इसके शासनकाल में वली प्रबंध लेख की रचना हुई। ठीक है, इसकी रचना हुई वली प्रबंध लेख की। समझ में आ गया वत्सराज? ठीक है, वत्सराज हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके अगले शासक की बात करते हैं। इसका अगला शासक है नागभट्ट द्वितीय या सेकंड। ठीक है, नागभट्ट सेकंड। इसकी उपाधियों की बात करते हैं। उपाधियां, इसकी उपाधियां कौन कौन सी है? परमेश्वर, परम भट्टारक, और महाधीराज। ठीक है, इसकी उपाधियां कौन कौन सी होगी? परमेश्वर, परम भट्टारक और महाधीराज, इसकी ये उपाधि होगी। अब बात करते हैं कन्नौज वाली, क्योंकि कन्नौज का युद्ध तो शुरू हो गया। तब ये क्या करेगा? ये कन्नौज के युद्ध को समाप्त करेगा। यहाँ पे क्या था? राष्ट्रकूट। यहाँ पे क्या था? पाल वंश। और यहाँ प्रतिहार वंश। ठीक है, यहाँ पे क्या था? प्रतिहार वंश। पाल वंश का शासक कौन था इस टाइम पे? धर्मपाल। राष्ट्रकूट का गोविंद तृतीय या गोविंद थर्ड, और प्रतिहार का नागभट्ट सेकंड। और कन्नौज का चक्रायुद्ध, चक्रायुद्ध। तो नागभट्ट के समय क्या हुआ कि गोविंद थर्ड ने किसने आक्रमण किया? कन्नौज पे आक्रमण किया, और इसमें ये क्या हो गया? जीत गया। ठीक है, अभी यहाँ पर इसके राज्य में, राष्ट्रकूट जो राज्य था, वंश का राज्य, उसमें क्या है? कोई समस्या आ गई, जिसके कारण क्या हुआ कि ये वापस आ गया यहाँ पर। ठीक है, क्या हो गया? वापस आ गया। पहले कन्नौज को जीता, उसके बाद में ये वापस आ गया। इसके बाद में क्या किया? प्रतिहार जो शासक था नागभट्ट सेकंड, इसने कन्नौज पर आक्रमण किया। कन्नौज पर आक्रमण किया तो इसकी तो क्या हो गई? हार, और वत्स ये नागभट्ट सेकंड जीत गया। इसके बाद में फिर ये अपने गॉडफादर पाल वंश के पास गया, धर्मपाल के पास। इसे क्या मांगी इसने? यहाँ पर मदद मांगी। फिर क्या हुआ? इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद ये क्या हुआ? ये भी हार गया, फिर से हार गया। तो इसने लास्ट में क्या हुआ? नागभट्ट सेकंड की क्या हुई? यहाँ पर जीत हुई। इसने 816 ईस्वी में कन्नौज को क्या बना लिया? अपनी राजधानी। कन्नौज को राजधानी बना ली, और जो त्रिपक्षीय संघर्ष था इसका क्या कर दिया इसने? अंत कर दिया यहीं पे। ठीक है, पहले क्या हुआ? राष्ट्रकूट जो शासक था गोविंद थर्ड, वो आक्रमण किया कन्नौज पे।
कन्नौज पे आक्रमण किया, जीत गया वो। फिर उसके राज्य में कोई समस्या आई जिसके कारण इसने कन्नौज को छोड़ के वापस अपने राज्य में चला गया। ठीक है, यहाँ पर ये फिर स्वतंत्र हो गए। इसके बाद में इसने क्या किया, प्रतिहार जो शासक था नागभट्ट सेकंड, इसने कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज को जीत लिया। इसके बाद में ये कन्नौज शासक चक्रयुद्ध भाग के किसके पास गया, धर्मपाल के पास। धर्मपाल और इसके बीच में क्या हुआ, युद्ध। फिर धर्मपाल फिर से हार गया, तो इसने क्या किया, लास्ट में कन्नौज को अपनी राजधानी बना ली। 816 ईस्वी में कन्नौज को अपनी राजधानी बना ली और जो त्रिपक्षीय संघर्ष था कन्नौज को लेके उसका अंत किया इसने। ठीक है, अब इसके बारे में लिखे अपन तो क्या क्या लिख सकते हैं। नागभट्ट सेकंड या नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को हराकर आठ सौ 16 ईस्वी में कन्नौज को क्या बना लिया, राजधानी बना लिया अपनी। अपनी राजधानी बना ली। ठीक है, 816 ईस्वी में क्या किया, कन्नौज को अपनी राजधानी बना ली। इसके बाद में क्या हुआ, इनका युद्ध पाल वंश के शासक धर्मपाल के साथ हुआ। जिसमें नागभट्ट सेकंड की जीत हुई तथा इसने मुंगेर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इसने पाल वंश के शासक धर्मपाल को हरा के क्या किया, साथ साथ इसने मुंगेर पर भी अधिकार कर लिया, जो किसके अधिकार में था, पहले धर्मपाल के अधिकार में। ठीक है, इसका एक इंपोर्टेंट तथ्य है, क्या तथ्य है इंपोर्टेंट, कि इसने 833 ईस्वी में गंगा नदी में जल समाधि ले ली। ठीक है, नागभट्ट सेकंड की बात करें तो इसकी उपाधियों की बात करें तो इसकी उपाधियां क्या थी, परमेश्वर, परम भट्टारक और महाधिराज। इसके बारे में बात करें तो इसके युद्धों के बारे में नागभट्ट सेकंड ने सबसे पहले क्या, कन्नौज पे आक्रमण किया। कन्नौज का शासक कौन था, चक्रयुद्ध, उसको हराकर 816 ईस्वी में क्या किया इसने, कन्नौज को अपनी राजधानी बना ली। इसके बारे में बात करें तो इसका युद्ध पाल वंश के शासक किसके साथ हुआ, धर्मपाल के साथ, जिसमें जीत किसकी हुई, नागभट्ट सेकंड की। इसने जीत के साथ क्या किया, मुंगेर पर अधिकार कर लिया, जो पहले किसके राज्य क्षेत्र में था, पाल वंश के शासक धर्मपाल के अंडर में। ठीक है, इसके बारे में इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य है वो क्या है, इसने 833 ईस्वी में क्या किया, गंगा नदी में जल समाधि ले ली। ठीक है, क्या किया, जल समाधि ले ली, किसमें, गंगा नदी में। यहां तक हो गया। अब इसके बाद में जो शासक आता है उसकी बात करते हैं। इसके बाद में शासक आता है रामभद्र। वो कब बनता है शासक, 833 ईस्वी में। ठीक है, रामभद्र शासक बना, इसका पुत्र था मिहिर भोज, जिसकी बार बार चर्चा हो रही है। इसका कौन सा अभिलेख था, ग्वालियर अभिलेख था। इसने क्या किया, रामभद्र की हत्या कर दी। तो ये क्या हुआ, प्रतिहारों का पितृहंता।
पितृहंता का मतलब होता है पिता की हत्या करने वाला। ठीक है। रामभद्र 833 ईस्वी में बना शासक, 836 ईस्वी में, कब 836 ईस्वी में इसका जो पुत्र था मीर भोज, उसने क्या कर दी, रामभद्र की हत्या कर दी। तो मीर भोज को क्या बोला जाता है, पितृहंता। पितृहंता का मतलब क्या होता है, पिता की हत्या करने वाला। ठीक है। इसका शासनकाल कितना रहा, 3 वर्ष का रहा। ठीक है। ये हो गए हमारे 3 इंपॉर्टेंट शासक। कौन से, नागभट्ट फर्स्ट, उसके बाद में वत्सराज और नागभट्ट सेकंड। मीर भोज की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है। मीर भोज की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।